नमस्कार। अग्निपथ के अग्निवीरों, जो फिलहाल अभी पुणे और औरंगाबाद एरो की जो मैदानी चाशनी शुरू है, ये चाशनी हो जाने के बाद, मैदानी एग्जाम हो जाने के बाद एक टप्पा पूरा हो जाता है अग्निवीरों का। तो उसके बाद जो महत्वपूर्ण टप्पा है वो होता है लेखी एग्जाम का, लेखी परीक्षा का। सह्याद्री करियर एकेडमी बारामती के यहाँ स्पेशल आर्मी भर्ती की बैच शुरू है, जहाँ हम हमारे छात्रों की ओर से, बच्चों की ओर से लेखी का विशेष ध्यान देकर उनकी तैयारी करते हैं। क्योंकि हमें पता होता है कि जो अग्निवीर की तैयारी करने वाले हमारे छात्र हैं वो ज़्यादातर मैदानी चाशनी या मैदानी टेस्ट पर भर देते हैं, लेकिन मैदानी टेस्ट के साथ साथ उन्हें जो बौद्धिक चाशनी होती है उसे भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक टप्पा पूरा कर सकते हैं लेकिन दूसरा टप्पा बाकी रह जाता है, यानी कि आपने 50% सक्सेस पा लिया है लेकिन 50% तो अभी बाकी है, और वो है लेखी की टेस्ट। तो लेखी की जो हमारे यहाँ तैयारी की जाती है, हर दिन 3 लेक्चर हो जाते हैं लेखी के, सुबह 9:30 से लेकर 12:30 तक, जिसमें हम विज्ञान की खास कर तैयारी कर लेते हैं बच्चों से। क्योंकि विज्ञान के जो क्वेश्चन होते हैं वो 15 से 20 के बीच क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद जीएस का स्पेशल लेक्चर हो जाता है, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी का पार्ट है, वो भी हम बहुत अच्छे तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद मेंटल एबिलिटी और न्यूमरेसी यानी अंकगणित और बौद्धिक क्षमता चाशनी यानी बुद्धिमत्ता का जो पार्ट है उसका भी स्पेशल लेक्चर हो जाता है। तो आर्मी भर्ती के स्पेशल 3 लेक्चर हर दिन हो जाते हैं हमारे यहाँ। और बाद में हर बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन हम आर्मी भर्ती का लेखी का 50 मार्क का पेपर लेते हैं। जो पेपर हुबेहूब जो अग्निवीर का या आर्मी भर्ती का पेपर होता है, बिल्कुल उसी टाइप का, उसी लेवल का हम पेपर लेते हैं। पेपर हो जाने के बाद हर एक सवाल का, जो बच्चों के सवाल प्रश्न जो उन्हें नहीं आते, तो वो आंसर उसका कैसा निकालना है ये हम बच्चों को पढ़ाते हैं। क्योंकि एक सवाल उनकी जिंदगी का होता है। एक सवाल अगर आप जो आउटलाइन, कट ऑफ लाइन जिसे हम कहते हैं कि कट ऑफ लाइन 14 की है और अब 39 पर है, तो आप बाहर हो जाते हैं, लेकिन 14 वाला अंदर जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम हर एक सवाल, हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक पूरे ध्यान से वहां बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जो बृहस्पतिवार का हमारा पेपर होता है, उस पेपर के हम वीडियोस आपको फ्री में यहाँ दे रहे हैं। हमारे आर्मी भर्ती चैनल, जो गुरु आर्मी भर्ती गुरु चैनल है यूट्यूब का, उस पे हर गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन जो पेपर होता है उसका सॉल्यूशन भी हम आपको उपलब्ध करके देते हैं। तो इस बृहस्पतिवार का यानी कि कल जो हमारी एग्जाम हुई, उस एग्जाम में जो कुछ साइंस के और जीएस के क्वेश्चंस है उनके बारे में हम यहाँ उनका विश्लेषण यहाँ आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलो
जिन बच्चों को लेखी की तैयारी करनी है अच्छी से, वो हमारे सह्याद्री करियर एकेडमी बारामती जो स्पेशल आर्मी भर्ती के लिए मानी जाती है, तो वहाँ आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारी एकेडमी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चलो हम आज इस गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन जो हमारा पेपर हुआ है उसके पेपर का विश्लेषण यहाँ करने जा रहे हैं। तो जो साइंस के क्वेश्चन है कुछ उनके बारे में पहले हम जानते हैं, और बाद में जो जीएस के यानी कि हिस्ट्री के कुछ सवाल है, कुछ सवाल ज्योग्राफी के हैं, तो उन सवालों के बारे में भी हम यहाँ जानते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, साइंस का है ये, निम्नलिखित में से, देखिए ये पहला क्वेश्चन कौन सा है, साइंस का। तो यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तैल है। जो विस्फोटक है उस विस्फोटक का नाम नोबेल तैल, किस विस्फोटक का नाम है, नोबेल तैल। अब देखिए यहाँ पे जो नोबेल तैल है ये किस विस्फोटक का नाम है, इस सवाल का सही आंसर क्या है, ये TNG है। क्या है, TNG। TNG यानी क्या है, TNG यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इसका लॉन्ग फॉर्म में बताता हूं, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन यानी कि ये एक ऐसा पदार्थ है जो एक रंगहीन तैलीय द्रव्य है। एक ऐसा पदार्थ है, एक रंगहीन तैलीय द्रव्य है। कैसा है, रंगहीन तैलीय द्रव्य, जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो डायनामाइट बनाने के लिए किया जाता है। क्या बनाने के लिए, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, डायनामाइट। तो ये डायनामाइट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो देखिए इस डायनामाइट का शोध किसने लगाया था, तो डायनामाइट का निर्माण, शोध यानी उसका निर्माण या फिर उसे हम संशोधन कहते हैं, संशोधन किसने किया था, तो ये थे अल्फ्रेड नोबेल। कौन थे, अल्फ्रेड नोबेल। इनका परिचय या फिर उनके बारे में हम जानते हैं कि ये किसका संशोधन था, तो ये अल्फ्रेड नोबेल का संशोधन था। ठीक है, 1 मिनट देखिए, अल्फ्रेड नोबेल। आपको इनके बारे में एक और सवाल पूछा जाता है अलग सा, कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका निर्माण किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का निर्माण किया था। किसका, डायनामाइट का। अब देखिए अल्फ्रेड नोबेल के नाम से एक पुरस्कार भी दिया जाता है, जो संशोधन क्षेत्र में जो नवनिर्माण कामगिरी की जाती है, संशोधन क्षेत्र के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये नोबेल पुरस्कार, इन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो ये नोबेल पुरस्कार कब से शुरुआत हो गया था, 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो गई थी। इसकी एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है, ये स्टोरी मैं आपको बाद में बताता हूँ। जब आप यहाँ ऑफलाइन लेक्चर में आ जाते हैं तो मैं अपने बच्चों को ये बताता हूँ कि अल्फ्रेड नोबेल ने ये पुरस्कार क्यों शुरू किया। डायनामाइट का संशोधन के बाद ऐसी क्या बात हो गई थी कि अल्फ्रेड नोबेल ने एक पुरस्कार अलग सा शुरू किया। उसकी एक कहानी है, मैं आपको बाद में बताता हूँ, यहाँ नहीं बताता। ठीक है, यहाँ पे ये बात याद रखिए कि नोबेल तेल यानी टीएनजी का लॉन्ग फॉर्म है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, जो एक रंगहीन तैलीय द्रव्य है
और जिसका यूज किसमें किया जाता है, डायनामाइट में किया जाता है। जिसका यूज किसमें किया जाता है, डायनामाइट में किया जाता है। इसीलिए इसे नोबेल तेल कहते हैं। इसका यूज डायनामाइट निर्माण के लिए किया जाता है, इसलिए उसे नोबेल तेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम आगे का सवाल देखते हैं। चलो, सवाल नंबर सेकंड है, यहाँ पे देखिए, ए आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ये सवाल पूछा है आपको, ये किस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है? तो पहले मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूं कि आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो इसका प्रयोग पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। आयोडोफार्म का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। ए आयोडोफार्म क्या है? आयोडोफार्म यानी एक एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग के रूप में इसका यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में पूर्तिरोधी के लिए आयोडोफार्म का वापर किया जाता है या फिर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज किया जाता है, एक एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है, बस। ठीक है, दूसरा सवाल हम देखते हैं आगे का। पीवीसी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ये लास्ट ईयर को सवाल पूछा गया था जीडी के लिए, जनरल ड्यूटीज का जो पेपर हुआ था उसमें, कि पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? पॉलीवाइनिक क्लोराइड। इसका पूरा रूप क्या है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। किसका रूप है? पीवीसी का। पी फॉर पॉली, देखिए यहां पर पी फॉर क्या है? पी फॉर पॉली, वी फॉर वोइनिल और सी फॉर क्लोराइड। अगर ये तीनों शब्द आप एक साथ पढ़ते हैं तो हमें दिक्कत हो जाती है, जिसका लॉन्ग फॉर्म क्या होगा, इसका लॉन्ग फॉर्म देखने के लिए। लेकिन इन तीन शब्दों को अगर आप अलग अलग हिस्सों में बांटते हो और उन्हें याद रखने की कोशिश करते हो तो आसानी से आपके याद में रह जाते हैं। पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी का पूर्ण रूप है, बस इसे यही याद रखिए। ये जो बाकी के ऑप्शन दिए हैं ये यूं ही दिए हैं जो आपको फंसाने के लिए इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इसके आगे का सवाल देखते हैं। 4 नंबर का सवाल है, ये देखिए, ये बहुत ही आसान सवाल है और हमें बार बार पूछा जाता है ये सवाल कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। प्रकाश वर्ष, पहले मुझे बताइए कि प्रकाश वर्ष यानी क्या और इसका यूज, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। बाद में उसकी इकाई क्या है यह भी हम जानते हैं। देखिए, प्रकाश वर्ष यानी क्या? प्रकाश वर्ष यानी एक वर्ष में सूर्य किरण जो आते हैं, सूर्य से जो किरण हमारे पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं, तो एक वर्ष में जो अंतराल अवकाश है, रिक्त स्थान में, अंतराल के अवकाश है, रिक्त स्थान में सूर्य किरण एक वर्ष में जितना अंतर क्या करता है, जितना अंतर वो काट देता है, यानी कि वो पार कर जाता है, तो वो पूरा अंतर जितना वो तय करता है
तो वो पूरा जो अंतर है उस पूरे अंतर को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी एक साल में, एक वर्ष में सूर्य की किरण एक वर्ष में कितना अंतर पार करती है? लगभग सूर्य किरण 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर, 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर ये डिस्टेंस यानी अंतर तय करती है। तो इसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष की इकाई का वापर किसके लिए करते हैं? दूरी मापने के लिए। अब ये दूरी नजदीक जो हमारे चीज होती है उनकी दूरी मापने के लिए नहीं की जाती। तो ये जो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, लेकिन जैसे कि दूरी मापते हुए कि जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है इसका मोजमाप करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का यूज किया जाता है। या फिर पृथ्वी हो और जो अलग अलग तारों के बीच जो डिस्टेंस होता है उसका मोजमाप करने के लिए, उसकी गिनती करने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। या फिर चंद्र और सूरज के बीच जो डिस्टेंस है उसकी गिनती करने के लिए प्रकाश वर्ष इस इकाई का यूज किया जाता है। यानी कि खगोलीय पिंडों के बीच की दूरियां मापने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का वापर किया जाता है। देखिए क्या कहा मैंने? खगोलीय, सॉरी यहां पर खगोलीय पिंडों के बीच की दूरियां मापने के लिए किस इकाई का यूज किया जाता है? ये प्रकाश वर्ष का। अगर आपको अलग सा सवाल पूछा जाए, यहाँ पे क्या पूछा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यानी दूरी की, और एक अलग सा अगर सवाल पूछा जाए कि खगोलीय पिंडों के बीच की दूरियां मापने के लिए कौन सा इकाई यूज किया जाता है, तो वो क्या है? प्रकाश वर्ष है। ठीक है, समझ में है? अब ये समय की, प्रकाश तीव्रता की, द्रव्यमान की एक अलग अलग ऑप्शन है, इनके बारे में यहाँ हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो आगे का सवाल हम देखते हैं। यह सवाल किस टाइप का है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। जो ह्यूमन बॉडीज है, हमारी मानवीय शरीर और मानवीय शरीर के बीच जो क्रिया प्रतिक्रिया बन जाती है, जो क्रिया शुरू रहती है, उनके बारे में ये सवाल पूछा गया है। कि देखिए ये सवाल में है कि शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश डैश में रखे जाते हैं, यानी शुक्राणु अस्थायी रूप से हमें कहाँ पर पाए जाते हैं, कि कहाँ पर वो शुक्राणु रहते हैं या फिर उनका निर्माण कहाँ से हो जाता है। तो शुक्राणु अस्थायी, ये स्थायी रूप से नहीं रहते, वहां पे अस्थायी रूप से कहाँ रहते हैं? अधिवृषण में शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं। मानवीय शरीर का जो प्रजनन संस्था होती है, मानवीय प्रजनन संस्था, ह्यूमन प्रजनन संस्था, और इस प्रजनन संस्था में शुक्राणु के महत्व अहम है। और ये शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं? तो अधिवृषण में ये शुक्राणु पाए जाते हैं, जो अस्थायी रूप से वहां पाए जाते हैं। बाकी शुक्रवाहिनी, वाहिका या मूत्राशय, ये जो है ये अलग पार्ट है, लेकिन शुक्राणु अस्थायी रूप से हम अधिवृषण के बीच में पाते हैं। ये ह्यूमन प्रजनन संस्था, ये चैप्टर पढ़ते वक्त हमें याद रखना
चाहिए। ठीक है, आगे का सवाल हम देखते हैं। देखिए बहुत ही आसान सवाल है लेकिन ये महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर बार बार मुझे सवाल पूछे जाते हैं कि डीएनए, पहले मुझे बताइए कि डीएनए क्या है। डीएनए क्या है बता सकते हैं आप कि डीएनए क्या है? तो डीएनए मानवीय शरीर की हर पेशी में रहने वाला एक अम्ल है, एसिड है, यानी उसे हिंदी में हम क्या कहते हैं कि जीवित कोशिकाओं में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, जीवित कोशिका, कोशिका यानी पेशी, जीवित कोशिकाओं में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उनमें जो तंतुमय अणु रहता है उस तंतुमय अणु को हम डीएनए कहते हैं। पहले डीएनए यानी क्या, इसके बारे में हम यहां जानते हैं। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका में, जीवित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले क्या है रे? पाए जाने वाले तंतुमय अणु, जिस अणु को क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। इसे तंतुमय अणु को कहाँ पाया जाता है? जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों में जो तंतुमय अणु पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। और इस डीएनए का लॉन्ग फॉर्म क्या है जो हमें बार बार पूछा जाता है? तो इसका लॉन्ग फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। यही डीएनए का पूर्ण रूप है। जैसे पीवीसी का पूर्ण रूप आपको बताया, वैसे ही डीएनए का पूरा रूप याद रखिए। डीएनए डीऑक्सीराइबो यानी न्यूक्लिक, ये यानी अम्ल, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, एक इसका पूर्ण रूप है। ये डीएनए का पूर्ण रूप है। ऐसे आपको डीएनए, आरएनए के बारे में पूछा जाता है कि आरएनए का पूरा रूप क्या है, पीवीसी का पूरा रूप क्या है। तो ऐसे जो सवाल बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको याद रखना होगा कि किसे क्या कहते हैं, उनका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, उनका पूर्ण रूप क्या होता है, ये आपको ध्यान में ही रखना चाहिए। ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप उसे पहले समझो और बाद में याद रखो, नहीं। वो जैसी फैक्ट है, कंसेप्ट है, जैसी है वैसी आपको रट मार के याद रखना पड़ेगी। हर एग्जाम में, हर पेपर में कम से कम एक तो सवाल ऐसे पूर्ण रूप पर आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम यहां देखते हैं कि जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है जिसमें कीट भी सम्मिलित होता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? ये आपको याद रखना ही है। जो प्राणी जगत का सबसे बड़ा समूह या फिर जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो मैं सीधा आंसर बता देता हूं, आपको याद रखना है आर्थ्रोपोडा। पृथ्वी पर सबसे पहले जो जीव निर्माण हुए थे वहां से लेकर आज तक जो सबसे बड़ा जीव समूह है पृथ्वी पर, सबसे बड़ा जीव समूह विशेषतः जंतु जगत का, किसका? जंतु जगत का कौन सा है? वो आर्थ्रोपोडा यही है। कौन सा जीव समूह है? आर्थ्रोपोडा जीव समूह पृथ्वी पर सबसे बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा जीव समूह यानी आर्थ्रोपोडा जीव समूह है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे जाते हैं। आगे का सवाल बहुत ही आसान है। एक वनस्पति के बारे में हमें यहाँ पर पूछा गया हुआ है कि पौधों में जटिल स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है।
अब पौधों में जटिल स्थायी ऊतक का कौन सा उदाहरण है? यहाँ जो पौधे दिए हैं, यहाँ कुछ आपको उदाहरण दिए हैं, तो इनमें से इन सभी उदाहरण में से इन सभी में से जटिल स्थायी ऊतक का कौन सा उदाहरण है जो पौधों में पाया जाता है? तो पौधे में पाए जाने वाले जटिल स्थायी ऊतक का उदाहरण है यहाँ पे फ्लोयम, एक ऐसी है जटिल स्थायी ऊतक, जटिल ऊती कौन सी है? फ्लोएम, यही जटिल ऊतक का एक उदाहरण है, ऐसा याद रखिए। ठीक है, उसके बाद आगे का सवाल हम देखते हैं। टीकाकरण के बारे में यहाँ सवाल पूछा है। टीकाकरण जैसे अब देखते हैं कि तो यहाँ पर देखिए टीकाकरण की प्रक्रिया विकसित करता है। टीकाकरण की प्रक्रिया क्या विकसित करता है, इसका मैं सही आंसर आपको बताता हूँ। पहले टीकाकरण की प्रक्रिया हमारी बॉडी में कृत्रिम प्रतिरक्षा क्या करता है, निर्माण करता है। देखिए नेचुरली हमारी बॉडी जिन रोगों के खिलाफ लड़ नहीं सकती, तो उन रोगों से हमारी रक्षा करने के लिए हम टीकाकरण करते हैं। जैसे कि हम बचपन में कौन सी वो पोलियो की टीका लेते हैं। पोलियो की टीका क्यों लेते हैं? तो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रतिरक्षा करने के लिए वो क्या होती है, कृत्रिम एक हमारे बॉडी के अंदर जिसे हम क्या कहते हैं कि एनर्जी निर्माण हो जाती है, तो उसी कारण हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, रक्षा हो जाती है। आगे का सवाल देखते हैं हम। सही, हमारे शरीर में कार्टिलेज और पिन्ना कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए हमारे शरीर में कार्टिलेज और पिन्ना कान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कान में पाए जाते हैं। कार्टिलेज और पिन्ना क्या है, ये हम क्लास में आपको सही तरह से बताएंगे, वो जो स्पेशल लेक्चर रहते हैं उनमें हम बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है और जो बार बार पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला मौलिक गैस कौन सा है? अब वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मौलिक गैस कौन सा है? तो ये गैस कौन सा है? नाइट्रोजन है। कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, 78% गैस कौन सा रहता है हमारे वायुमंडल में? नाइट्रोजन होता है। और उसके बाद कौन सा गैस होता है? तो उसके बाद ऑक्सीजन होता है, जो कितना परसेंट है? 21% वायुमंडल में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। आपको दो गैस को याद रखना है। कौन से? एक नाइट्रोजन को याद रखना है, दूसरा ऑक्सीजन को याद रखना है, और तीसरा कौन सा है? CO2 के बारे में भी पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में कितना पाया जाता है? 0.03% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाया जाता है। आगे का सवाल हम देखते हैं। चलिए, दबाव के आंतरिक इकाई क्या है? तो दबाव की आंतरिक इकाई कौन सी है पता आपको? ये पास्कल है। दबाव की आंतरिक इकाई कौन से? पास्कल, यानी कि ये पास्कल ये SI एकक है या फिर SI इकाई है। दबाव की आंतरिक इकाई कौन सी? पास्कल। ये आपको याद रखना है, जो महत्वपूर्ण सवाल है, आपको बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए आगे का सवाल जो है, जलीय विलयन का उदाहरण क्या है? तो जलीय विलयन यानी कि जो द्रव्य पदार्थ है, यानी पानी के अंदर जो घुल जाता है, वो कौन सा? यहाँ से बेंजीन, ईथर, पानी, ये पानी के बीच घुल जाता है कि नहीं? कौन सा घुल जाता है? चीनी। कौन सा है? जलीय विलयन का उदाहरण यहाँ पे कौन सा है? चीनी का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए आगे का सवाल देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा जो है, यांत्रिक ऊर्जा, तो इस यांत्रिक ऊर्जा को बदला जा सकता है। यांत्रिक ऊर्जा को किस चीज में कन्वर्ट किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट की जाती है, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट की जाती है, यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट की जाती है। इसके फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, ये जो हम बड़े बड़े साउंड रहते हैं जो, या फिर माइक्रोफोन रहता है, तो यांत्रिक ऊर्जा का वहां ध्वनि ऊर्जा में रूपांतर हो जाता है। लाउड स्पीकर यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, फिर विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा भी निर्माण की जाती है, जैसे हीटर हो या सेगड़ी हो, इसमें इसका यूज किया जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा भी पाई जाती है, जैसे कि हम इस्त्री कहते हैं जिसे, वो भी यांत्रिक ऊर्जा का एक उदाहरण है। यानी कि इसका सही आंसर क्या है? इनमें से सभी। तो यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में भी कन्वर्ट हो जाती है। आगे का सवाल हम देखते हैं कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है?
सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। जो मूलद्रव्य है, जो मूलद्रव्य उनमें से सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, जिसमें एक न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो किसमें पाए जाते हैं? हाइड्रोजन में पाए जाते हैं, और सबसे हल्का तत्व है। आगे का सवाल बहुत ही अहम है, महत्वपूर्ण है, जो फिलहाल लास्ट ईयर में हमें अफगानिस्तान में जो कुछ बदलाव आए उसके बारे में हमें कभी-कभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है किस नाम से जानी जाती है, अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है, वहां की संसद का नाम पूछा जाता है, वहां किसकी सत्ता प्रस्थापित है, इसके बारे में भी हमें पूछा जा सकता है। तो अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी काबुल, ये इसकी राजधानी है। अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? काबुल है, ये इसका सही आंसर है। आगे जाते हैं। ये सवाल बहुत अच्छा आया है यहाँ पे कि किस दिन को, यानी इस यानी किस दिन को बाल दिन मनाया जाता है, यानी बाल दिन कौन सा है, कि भारत में बाल दिन किस दिन को मनाया जाता है? तो बाल दिन 14 नवंबर को मनाया जाता है। किस दिन को मनाया जाता है? 14 नवंबर को बाल दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 14 नवंबर किसकी जन्मतिथि है? 14 नवंबर पंडित नेहरू जी की, पंडित नेहरू जी इनकी जन्मतिथि है, और उनकी जन्मतिथि यहाँ भारत में बाल दिन मनाया जाता है, जिन्हें हम चाचा नेहरू भी कहते थे, जिन्हें बच्चों से बहुत लगाव था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री अगर कौन है, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित नेहरू जी ही है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे का सवाल हम देखते हैं यहाँ पे। आगे का सवाल 1 मिनट, आगे का सवाल हम देखते हैं 1 मिनट।